नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। अगर मुझे एक बहुत शानदार कुर्सी दी जाए कि ये देखिए कितनी चमकती हुई कुर्सी है, इसके शीर्ष पर पीछे हीरे लगे हैं, सोने का मुकुट पहना रहे हैं आपको, लेकिन जब मैं बैठूं तो देखूं कि नीचे कीलें बिछी हुई हैं। तो आप क्या कोई उस कुर्सी पे बैठना पसंद करेगा? कोई करे ना करे, लेकिन शायद मोदी जी ऐसा करने जा रहे हैं। बड़ी विकट समस्या आ गई है। नीतीश बाबू की पार्टी कह रही है कि भाई पहले अग्निवीरों पे बात कर लो, पहले इन मुद्दों पर बात कर लो। मैं रोड शो करता हूं अभय दुबे जी के साथ, जाने माने पत्रकार हैं, एबीपी पे आप उनको देखते रहते हैं। मैंने सवाल उनसे पूछे। चंद्रबाबू नायडू 4% आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं, और चंद्रबाबू नायडू के बिना मोदी की सत्ता नहीं बनती। तो जो पूरे चुनाव में मुसलमानों के आरक्षण चिल्लाते रहे अमित शाह और मोदी, अब क्या उन चंद्रबाबू नायडू के भरोसे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हटाने का प्लान क्या है? और क्या योगी आदित्यनाथ आसानी से हट जाएंगे या भाजपा में एक बड़ी बगावत होगी? बहुत जलते हुए सवाल अभय दुबे जी के साथ, और उसके बढ़िया दुबे जी का जवाब। तो रिक्वेस्ट है आपसे, पूरा इंटरव्यू सुनिएगा। चैनल को उससे पहले ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। दिल्ली में सिंहासन पे बड़ा मुसीबत चल रही है। ऐसा लग रहा है कि मोदी जी की सत्ता के नीचे कीलें बिछा दी गई हों कि कैसे बैठेंगे उस पे। इधर सत्ता संभाली नहीं, उधर महाराष्ट्र में बगावत की खबरें आ रही हैं, बिहार लड़खड़ा रहा है, और ऐसी ऐसी शर्तें सामने आ रही हैं। नीतीश की पार्टी ने तो अभी से कह दिया कि अग्निवीर की समीक्षा होनी चाहिए। चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं मुझे स्पीकर पद चाहिए, क्योंकि सबको डर है स्पीकर नहीं हुआ, लोकसभा का अध्यक्ष नहीं हुआ तो कब किसकी पार्टी तोड़ ली जाए, कहा नहीं जा सकता। मुसलमानों को लेकर कितने सॉफ्ट हैं दोनों नेता सब जानते हैं। चंद्रबाबू नायडू तो वहां पे मुसलमानों को 4% आरक्षण की भी बात कर चुके हैं। ये जो कांटों भरा ताज है, जो मोदी जी का व्यक्तित्व है अभी तक का, वो क्या आसानी से बनने देगा? दूसरी तरफ चर्चा चल रही है कि अभी तो भाजपा की संसदीय दल की बैठक नहीं हुई है। कई सांसद, गडकरी को शायद संघ का इशारा है कि इस बार खुल के बोलना है। तो क्या अब माना जाए कि अभी भी प्रधानमंत्री बनने में कुछ पेच है, कोई खुरपैच हो सकता है, कोई संग अड़ंग लगा सकता है, और ये मैनेज कैसे करेंगे मोदी जी? जब 4 PM के मंच पर चर्चा कर रहे थे, तब मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी को गठजोड़ सरकार चलाने का कोई तजुर्बा नहीं है। अमित शाह को भी गठजोड़ सरकार चलाने का कोई तजुर्बा नहीं है। और यही कारण है, क्योंकि इनको पहले से ये मुगालता था कि इनका स्पष्ट बहुमत आने वाला है। इसलिए इन्होंने एक 100 दिन का, सत्ता में आने के बाद में 100 दिन का एक रोड मैप तैयार कर लिया था। और इसके बारे में बहुत ज्यादा डींगे भी मारी गई थी, और टीवी पे भी मोदी को सीना तान के चलते हुए दिखाया गया था। आपको ध्यान होगा, जब ये वहां कन्याकुमारी से 400 पार का जप करके लौटे, उसके बाद में इन्होंने बहुत सीना तान के की तस्वीर आई थी कि चल रहे हैं इधर उधर देखते हुए, ऐसे ऐसे करके देखते हुए। तो वो सीन मुझे अच्छी तरह याद है। तो उसमें उन्होंने कहा था कि वो 100 दिन का रोड मैप हमने तैयार कर लिया है। अच्छा, अब सवाल ये है कि 100 दिन के रोड मैप पे क्या इनके जो साथी दल हैं वो राजी होंगे? इस वक्त एनडीए में जो साथी हैं वो क्या इन पे राजी होंगे? केसी त्यागी, जो कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और नीतीश कुमार के प्रमुख सलाहकार हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये भाजपा ने अपने स्तर पे तैयार किया था रोड मैप, इसमें हमसे कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। इसके बाद में तेलुगु देशम की प्रवक्ता ने, ज्योत्सना ने, स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारा एक घोषणा पत्र है। जब हमने बीजेपी के साथ में अलायंस किया था, उस वक्त बीजेपी ने हमारे घोषणा पत्र को अप्रूव किया था, यानी घोषणा पत्र ने स्वीकार किया था बीजेपी ने। उस घोषणा पत्र की किसी बात पे बीजेपी को ऐतराज नहीं है। तो जब 100 दिन का जो रोड मैप होगा सरकार का, जो भी सरकार बनेगी उसका रोड मैप होगा, वो हमारे घोषणा पत्र से साफ तौर पे अलाइन होना चाहिए, हमारे घोषणा पत्र के मुताबिक होना चाहिए। अब वो घोषणा पत्र जो है तेलुगु देशम पार्टी का, उसमें लिखा हुआ है कि वो मुसलमानों को अलग से 4% का कोटा देंगे, का आरक्षण देंगे। और पूरी चुनावी मुहिम के दौरान अमित शाह ने साफ तौर पे, मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा सभाओं में, और नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो विपक्ष जो है मुसलमानों को धार्मिक आधार पर आरक्षण देना चाहता है, और वो जैसे ही सत्ता में आए वो धार्मिक आधार पर आरक्षण देना जो है वो खारिज कर देंगे, खत्म कर देंगे। तेलुगु देशम इतने दिनों के बाद जीती है। चुनाव दर चुनाव वो लोग हार रहे थे।
अब वो जीती है, उसमें इस जो उन्होंने आश्वासन दिया था, ये जो मांग है, उस मांग का विशेष महत्व है। वो इस मांग से पीछे नहीं हटेंगे और निश्चित रूप से वो इस मांग के ऊपर जोर देंगे और भारतीय जनता पार्टी को उनकी ये मांग माननी पड़ेगी। अगर ये भारतीय जनता पार्टी उनकी ये मांग नहीं मानती है, तो फिर तेलुगु देशम से उनका झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। देखिए, चंद्रबाबू नायडू के किरदार को अभी नरेंद्र मोदी बिल्कुल नहीं समझ पाए। नरेंद्र मोदी ने इससे पहले की मीटिंगों में भाषण देते हुए चंद्रबाबू नायडू के बारे में कहा था कि इस व्यक्ति ने अपने ससुर की पीठ में छुरा भोंका। ये उनका मोदी जी का ये भाषण का जो वीडियो है, ये पूरी तरीके से वायरल हो रहा है और चंद्रबाबू नायडू ने मोदी की कड़ी आलोचना करते हुए जो वक्तव्य दिए थे, वो वक्तव्य भी वायरल हो रहे हैं इस वक्त। ये काम जो बीजेपी वाले अपने विरोधियों के लिए करते हैं अब उनके लिए किए जा रहे हैं और काफी बुरी बातें एक दूसरे के बारे में इन लोगों ने कही हैं। तो ऐसी स्थिति में और चंद्रबाबू नायडू की खास विशेषताएं हैं, तो वो आंध्र प्रदेश के नेता, लेकिन उनकी निगाह राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर बड़ी जबरदस्त रहती है। ये अकेले ऐसे क्षेत्रीय नेता हैं जो कि पाले के दोनों तरफ, चाहे वो गैर बीजेपी शक्तियों का गठजोड़ हो, चाहे भाजपा का गठजोड़ हो, दोनों के ही संयोजक रह चुके हैं। तो वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि कहाँ किससे क्या बात की जा सकती है। तो न तो जनता दल, देखिए, मंत्री पद देना एक बात है, मंत्री पद तो इनको देना ही पड़ेगा। पहले क्या होता था कि नरेंद्र मोदी अपने सहयोगी दलों को जो कैबिनेट में जगह देते थे, वो सांकेतिक जगह थी, टोकन था। अब उन्हें प्रोपोर्शनेट यानी आनुपातिक जगह देनी पड़ेगी। उनकी जो ताकत है उनकी सरकार में, उसके अनुपात में उनको जगह देनी पड़ेगी। उसके अनुपात में उन्हें मंत्रिमंडल देने पड़ेंगे, उसके अनुपात में उन्हें पूरी जिम्मेदारियां सरकार की देनी पड़ेंगी और उन्हें मंत्रिमंडल चलाने की खुली छूट देनी पड़ेगी। अभी क्या था कि सारे मंत्रिमंडलों को पीएमओ कंट्रोल करता था। अब जो अलायंस पार्टनर्स के मंत्रिमंडल होंगे, उनको पीएमओ कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो पीएमओ की शक्तियां भी जो हैं वो घट जाएंगी। अब प्रश्न ये है कि क्या मोदी और शाह सत्ता में बने रहने के लिए अपने पूरे रवैये में इस प्रकार का परिवर्तन करेंगे? वो सब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये निकट भविष्य में हम लोगों के सामने निकल कर आएगा। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि अभी तो भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक भी नहीं हुई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दृष्टिकोण है वो निकल के नहीं आया है पूरी तरीके से। वो जो मुझे भी अभी तक खबर नहीं मिली है कि नागपुर में जो उन्होंने बैठक की है, मेरे ख्याल से आज या कल हो गई होगी बैठक है। तो वो उस बैठक में क्या हुआ है, वो लोग किस तरीके से इस सरकार को देखते हैं। ध्यान रहे, इन्हीं मोहन भागवत के सामने अमित शाह ने दावा किया था कि हमें 325 से कम सीटें नहीं मिलेंगी। सीटें मिली हैं 239। तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो जवाब तलबी बनती है। आपको ध्यान होगा कि 2014 में चुनाव जीतने के बाद में जब 1 साल हुआ था, तो मध्य प्रदेश सरकार का जो मध्यांचल भवन है दिल्ली में, वहां बैठकर मोहन भागवत ने मोदी सरकार के मंत्रियों को एक-एक करके तलब किया था। वो फाइलें लेकर आए थे और उनसे पूरा पूछा गया था कि आप सरकार कैसे चला रहे हैं और संघ ने उन्हें उपदेश भी दिए थे, बौद्धिक भी दिया था संघ ने उन्हें कि आपको ये करना है। हालांकि मोदी ने उसके बाद दोबारा मोदी को भी आना पड़ा था उसमें। दोबारा इस तरह की बैठक नहीं होने दी, लेकिन इस तरह की बैठकें फिर से शुरू हो जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं। आप म्यूट हैं आप। क्या संघ मान जाएगा या ये भी संभावना है कि संघ इशारा करे कि इस बार गडकरी का नाम आगे कर दो? इस तरह की कोई संभावना हो सकती है? देखिए, मोदी, मेरा मानना है, जहां तक मैं समझता हूं, मोदी ने या तो अभी तक संघ के पास अपना हरकारा भेजकर बता दिया होगा कि हम क्षमा प्रार्थी हैं और हम आप जो बात कहेंगे वो हम करेंगे, या तो ये बात हो गई होगी इस तरह की। अगर इस तरह की बात नहीं हुई है, तो कुछ ना कुछ संघ की नाराजगी और संघ की दावेदारी संसदीय दल की बैठक में कहीं ना कहीं से उसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। मतलब आपका इशारा ये है कि संसदीय दल की जब बैठक शुरू होगी, उसमें भाजपा का कोई सांसद ये खड़े होकर कह सकता है कि गलती ये हुई कि हर जगह मोदी था, मोदी की घोषणाएं, मोदी की सरकार, मोदी का संकल्प पत्र, मोदी की योजनाएं, राशन के थैलों पे मोदी, पेट्रोल पंप पर मोदी, वैक्सीन के सर्टिफिकेट में मोदी। हालांकि वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे से बाद में फोटो हटा ली गई थी जब कोविशील्ड का मामला आ गया था। तो ये सब बातें कहने की हिम्मत आ जाएगी सांसदों में।
गडकरी खुल के ये बात कह पाएंगे, शिवराज सिंह चौहान कह पाएंगे ये आम बात? सांसदों के तो बस की बात नहीं है ये करना, आम सांसदों के बस की बात तो नहीं है, लेकिन नितिन गडकरी की बस की बात है, ये राजनाथ सिंह जी के बस की बात है, और एक दो और लोग भी हो सकते हैं जो कि अगर संघ उनकी पीठ पे हाथ रख के अपने और थपथपाए और संघ की तरफ से ये संदेश हो कि आप जरा ठीक से अपनी बात बोलिए, तो ये बात कही जा सकती है कि ये बात अगर कोई सांसद करता है तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में जो संपादकीय लिखा गया था उस संपादकीय के मुताबिक ही होगा। हाँ। बिल्कुल कर्नाटक सही चुनाव लिखा में था। पराजय के बाद कर्नाटक चुनाव में पराजय के बाद में एक संपादकीय लिखा गया था। हाँ, उस जिसमें संपादकीय में साफ तौर पे लिखा गया था कि केवल हिंदुत्व हिंदुत्व करने से और मोदी मोदी करने से आप चुनाव नहीं जीतने वाले, और नरेंद्र हाँ, मोदी ने अदबता के वही किया जिसके लिए उन्हें नसीहत दी गई। नरेंद्र मोदी हाँ, ने हिंदुत्व हिंदुत्व यानी मुसलमान विरोधी का अभियान चलाया और मोदी मोदी करते रहे, किया उन्होंने वही और नतीजा वो भुगत रहे। हाँ, बिल्कुल सही है। कम संघ से ने तो कम ऑर्गेनाइजर ने छापा था मोदी का चेहरा। या तो संसदीय दल में ये सब बातें होंगी, अगर संसदीय दल में बातें नहीं हुई तो समझ लीजिए अकेले में हो चुकी हैं। अगर ओके। संसदीय दल हो गई जरूर कहीं ना कहीं, मुझे पक्का यकीन है। ये असंभव बात है कि मोदी को आईना ना दिखाया जाए, मोदी को आईना जरूर दिखाया जाएगा। अगर संसदीय दल में खुलेआम नहीं हो रही है बातें, ये खुलेआम करने से ये भी हो सकता है कि भाई पार्टी में फूट है, जो भी सरकार बनेगी आखिरकार संघ के हित भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो एकांत में जरूर ये बातें होंगी और उनको मोदी को आईना जरूर दिखाया जाएगा। वो ठीक है, ऑर्गेनाइजर ने, मुझे याद आ रहा है, लिखा था ये कि राम मंदिर और मोदी का चेहरा, ये सिर्फ दो चुनाव नहीं जिता सकते, आपको कुछ और करना होगा। ये लिखा था उस समय ऑर्गेनाइजर ने, तब मोदी ने हवा में उड़ा दी थी। नहीं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा था। और लेकिन इन लोगों को लग रहा था कि जैसे ही ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे अयोध्या में, और उसके लिए उन्होंने बड़ा भारी बंदोबस्त किया था। हम लोग तो जानते ही हैं, मेरे ख्याल से किसी कार्यक्रम के लिए इतना बड़ा बंदोबस्त हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक कभी हुआ नहीं है। बड़ा जबरदस्त बंदोबस्त किया था और एक सफल कार्यक्रम था। कार्यक्रम में कहीं कोई ग्लिच नहीं था, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं थी, बहुत ही कार्यक्रम बिना किसी दिक्कत के गुजर गया। तो उससे ऐसा माहौल बना था और इतना प्रचार किया गया था कि मैं भी तो उस प्रचार के प्रभाव में बह गया था। मैं दूसरे की क्या कहूं, मुझे भी लग रहा था कि भाई इसका इतना ज्यादा प्रभाव है, ये इतने हजार गांवों में जाएंगे, इतना अच्छा बांटा है इन्होंने, इतना भजन कीर्तन करेंगे, इतनी रामलीला दिखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो हम लोग भी इसमें चर्चा करते थे कि भाई कितना बड़ा इसके ऊपर, कितना बड़ा ये प्रपंच इन्होंने रचा है रामचंद्र जी के नाम पर। लेकिन हम देख सकते हैं कि चुनाव में तो जब मतदाताओं से लोग बात करते थे जाकर, जो घूम रहे थे तमाम विद्वान, तमाम पत्रकार, तो मतदाता अपनी तरफ से कभी राम मंदिर का नाम नहीं लेते थे। उनसे जब बात की जाती थी, कहते थे हाँ राम मंदिर बन गया, बहुत अच्छा है, सरकार ने बनवाया, ये भी ठीक है, लेकिन इसके अलावा राम मंदिर की घटना का कोई महत्व नहीं। देखिए, ये एक हकीकत है, भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में जब भी कोई बड़ा काम करती है, चुनाव जरूर हारती है, उत्तर प्रदेश में जरूर हारती है। जब सही बात बाबरी है। मस्जिद तोड़ी थी तो उत्तर प्रदेश में हार गई थी, अब राम मंदिर बनवाया तो उत्तर प्रदेश में हार गई। तो ये है स्थिति। और आज तो मुझे अयोध्या के एक रहने वाले और बहुत ही जो वहां की प्रतिष्ठित हस्ती हैं, मैं उनका नाम यहाँ पे नहीं लूंगा, वो उचित नहीं होगा, उनका फोन आया था। काफी देर उन्होंने बात की थी और उनका कहना ये था कि अयोध्या फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हुआ है और पूरे उत्तर प्रदेश में जो हुआ है, ये मत मानिए कि ये इसी जगह रुक जाए, ये परिस्थिति लगातार जारी रहेगी, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत कमजोर पड़ गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में किसी भी किस्म का उत्साह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बीच में बड़ी जबरदस्त गुटबाजी है। जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े सामाजिक समूह है, जैसे ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, वैश्य हैं, जाट हैं, इन सब के अंदर एक गहरा असंतोष है। जो मौजूद योगी सरकार से कोई भी खुश नहीं है। हर एक की नाराजगी के अलग अलग कारण है। योगी सरकार ने, और इसको डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, इतने कारण पैदा कर दिए हैं सब लोगों की नाराजगी के। किसी से बात करो तो एक नया कारण खोज के बताता है, तब अंदाजा लगता है कि ये कितनी गड़बड़ियां की हैं इन लोगों ने, जिसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ता है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार, डबल इंजन की सरकार, काफी अलोकप्रिय है। ये इस बीच चर्चाओं के बीच में फिर अब ये भी बात उठने लगी है कि अब धार योगी पे चलाई जाएगी। ये कहा जाएगा कि इतनी बुरी गत बनी है भाजपा की कि अखिलेश यादव कहीं आगे निकल गए हैं। और अखिलेश यादव ने 2014 में जो जातीय गणित बिठाया था अमित शाह ने,
जाति को धर्म में बदल दिया था। अखिलेश यादव फिर वो जाति के खेल में ले आए हैं वहां पे। तो ये बीजेपी के लिए भविष्य के लिए भी बड़ी खतरनाक स्थिति है। तो लोग कह रहे हैं कि गाज योगी आदित्यनाथ पर गिराई जा सकती है। क्या योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है? और हटाया जा सकता है तो क्या योगी आदित्यनाथ शांत बैठेंगे? नहीं, बिल्कुल हटाया जा सकता है। अब तो मुझे 100% यकीन हो गया। पहले मैं संदेह करता था। पहले आप जो बात कहते थे तो पूरी बात को यकीन नहीं होता था। अब अंदर से जो खबरें आ रही हैं, तमाम पत्रकार लोग जो भाजपा के भीतर की तमाम बातें जानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी लोग, वो सब साफ तौर पे कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की इस लोकसभा चुनाव में जो भूमिका रही है, वो भूमिका आला कमान की निगाह में निहायत विवादास्पद हो गई है। ठीक उसी तरीके से कि आला कमान की योगी आदित्यनाथ के बारे में जो भूमिका है, वो योगी आदित्यनाथ की निगाह में विवादास्पद। ये दोनों, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, दीज टू आर वर्किंग फॉर द क्रॉस पर्पसेस। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं, और अभी से नहीं, ये कई महीने से चल रहा है काम। अमित शाह पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ है। अरविंद केजरीवाल ने जेल से छूटने के बाद जो कहा था, वो 100% सही है, और योगी आदित्यनाथ को नहीं हटाया जाएगा, इसका कभी भी स्पष्ट रूप से खंडन नहीं किया गया। ये खंडन तो किया गया कि भाई अमित के योगी वो रिटायर नहीं होंगे, नरेंद्र मोदी, ये तो बात कही गई। लेकिन अमित शाह का बयान आप देखिए। अमित शाह ने जब अरविंद केजरीवाल के वक्तव्य के बाद में जो प्रतिक्रिया दी थी ANI के सामने, पहला वक्तव्य उनका निकल के आया था, उसमें वो वक्तव्य रिकॉर्ड पे आप उसको निकाल के देख लीजिए, चाहे तो आप 4PM पे चला भी दीजिए। उसमें कहाँ कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ को नहीं हटाएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से। ये कहा गया है कि नहीं, प्रधानमंत्री अभी भी नेतृत्व करेंगे, आगे भी नेतृत्व करेंगे, ये गलत बात है, ये सब झूठ बात है, ये सब तो बोला गया है। लेकिन उनको तो हटाने के बारे में कोई खंडन नहीं किया गया। तो मुझे तो लगता ये है कि काफी बड़ा अंतर संघर्ष जो है, वो उत्तर प्रदेश की सरकार में, उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया और भाजपा के आला कमान के बीच में मचने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान व्यवहारिक रूप से अमित शाह के हाथ में है। तो आपको क्या लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ फिर की रणनीति क्या होगी अगर उनसे कहा जाता है कि आप इस्तीफा दे दीजिए, आप केंद्र में रक्षा मंत्री बन जाइए, केंद्र में किसी पद पर आ जाइए, तो आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ मान जाएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री होता है, उसकी हैसियत व्यवहारिक रूप से प्रधानमंत्री जैसी होती है। कोई भी केंद्र में कितना भी बड़ा मंत्री पद हो, उसका कोई महत्व नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद के सामने वो मंत्री पद बौना है। उसको हमेशा ही यही माना जाएगा कि ये तरक्की नहीं की गई है, बल्कि पदावनति कर दी गई है। ये प्रमोशन नहीं है, बल्कि डिमोशन है। और जैसे योगी आदित्यनाथ व्यक्ति हैं, वो इस डिमोशन को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। वो अगर फायदा तो नहीं पहुंचा सकते बीजेपी को, तो नुकसान तो बहुत पहुंचा सकते हैं। पहले भी पहुंचाया उन्होंने बीजेपी के खिलाफ प्रत्याशी। योगी आदित्यनाथ को हटाया गया तो उत्तर प्रदेश की राजपूत कम्युनिटी समाजवादी पार्टी की स्थायी वोटर हो जाएगी। पहली बात तो आप सोच लीजिए, स्थायी वोटर हो जाएगी, काफी बहुत लंबे अरसे तक। और ये एक बहुत बड़ा, मतलब एक साथ समाजवादी पार्टी की जो वोटिंग स्ट्रेंथ है, उसमें एक साथ 7-8% वोटर जुड़ जाएगा, और विधानसभा चुनाव में कबाड़ा हो जाएगा भाजपा का। और नहीं हटाएंगे तो क्या होगा? नहीं हटाएंगे तो पूरी भाजपा में घमासान मचा हुआ है भाई। दिक्कत की बात क्या है कि इस तरह की चीजें सांप छुछुंदर वाली गति होती है, ना निगलते बनती है, ना उगलते बनती है। कुछ दिन पहले तक में दो संकट है। एक तरफ गठजोड़ सरकार चलानी है, गठजोड़ सरकार चलानी आती नहीं है। इनका तो थीसिस ये है कि गठजोड़ के पार्टनरों को तोड़ते जाओ, और गठजोड़ सरकार में पार्टनरों की पार्टियों को हाथ नहीं लगाया जाता है। अटल जी और आडवाणी जी इसलिए गठजोड़ सरकार चलाते रहे क्योंकि वो पार्टनरों की जो राजनीतिक स्वायत्तता थी, उसका सम्मान करते थे। उनकी पार्टी तोड़ने की कल्पना भी नहीं की जाती थी। या मोदी जी तो रोज शाम को तय करते थे कि कल सवेरे किसकी पार्टी तोड़ी जाएगी। चर्चा कर रहे हैं लोग कि समाजवादी पार्टी के सांसदों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है कि समाजवादी पार्टी को तोड़ा जाए। देखिए, जब इस तरह की गठजोड़ सरकार चलती है जैसे कि मोदी जी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अगर आप अपने गठजोड़ की पार्टियों को तोड़ने की बजाय बाहर की पार्टियों को भी तोड़ते हैं, उसको भी नहीं अच्छा समझा जाता है।
पूरी की पूरी पार्टी नेता समेत अपने आप गठजोड़ में आ जाए वो एक अलग बात है। एक पार्टी के नेता ने तय किया कि भाई हम एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं, वो एक अलग बात। लेकिन अगर आप उसको तोड़ रहे हैं, उसमें डिफेक्शन करवा रहे हैं, उसके अंदर ये सब करवा रहे हैं, तो उसमें तो वो उसको वो अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता, फिर ये केंद्र सरकार नहीं चल पाएगी। अच्छा अभय जी, क्या मजेदार बात है, अब से 15 दिन पहले कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी की प्रचंड बहुमत में जो सरकार आई रही है और गडकरी और राजनाथ सिंह इस बार इस मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे। ये बात गोदी भक्त, आप जितने गोदी भक्त पत्रकार हैं, बड़े बड़े पत्रकार, वो कह रहे थे कि इस बार गडकरी और राजनाथ सिंह नहीं रहेंगे। और विडम्बना देखिए, हाँ हाँ, हम लोग भी कह रहे थे कि गडकरी मोदी की अगर आ गए तो गडकरी राजनाथ सिंह नहीं। और मजे की बात देखिए कि अगर मोदी सरकार मंत्री बनती है तो गडकरी और राजनाथ सिंह इस बार बहुत ताकत वाले मंत्री बनेंगे, क्योंकि गडकरी और राजनाथ सिंह तो रहेंगे भी, ताकतवर मंत्री बनेंगे, संघ की तरफ से मंत्रियों की लिस्ट भी आएगी, संघ तय करेगा, संघ देगा अपनी मर्जी की, इतने इतने मंत्रालय, इतने इतने मंत्रालयों में इतने इतने मंत्री रखो। फिर उसके बाद में संघ के जो पॉइंट मैन है, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में काम करते थे बहुत बड़ी संख्या में, लेकिन योगी सरकार में बहुत कम लोग रखे थे। श्यामलाल यादव ने इंडियन एक्सप्रेस में एक बार पूरा ब्यौरा छापा था कि केंद्र सरकार में कितने संघ के पॉइंट मैन काम कर रहे हैं। उन पॉइंट मैनों की संख्या में कम से कम वो दूना इजाफा करना पड़ेगा। देखिए, संघ को अगर खुश करके ये नहीं चलाएंगे तो ये एक 6 महीने नहीं चला पाएंगे अपनी सरकार। अच्छा, लोग कैसे मजे ले रहे हैं, 2014 का एक फोटो वायरल हो रहा है, उसमें आडवाणी बनने के बाद आडवाणी जी से आशीर्वाद देने गए हैं, झुके हुए हाथ जोड़ के। आडवाणी जी हरी जैकेट पहने हुए हैं और कल प्रधानमंत्री जी के 3 कार्यक्रम थे, एक संसद एनडीए की बैठक थी, एक जगह वृक्षारोपण कर रहे थे और एक जगह राष्ट्रपति से मिलने गए, तीनों जगह हरी जैकेट पहने हुए। तो लोग सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है 10 सालों में कि प्रधानमंत्री जी 3 अलग अलग कार्यक्रमों में हैं, एक ही जैकेट में पहने दिखाई दे रहे हैं। और सोशल मीडिया पे कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस दिन आडवाणी जी के आशीर्वाद लेने गए थे और आडवाणी हरी जैकेट पहने हुए थे, तो उसी दिन हरी जैकेट का मतलब रिटायरमेंट हो गया था, और आज मोदी जी ने हरी जैकेट पहनी हुई है। तो कल इस बात पे भी हो रहा है कि मैंने देखिए कभी भी नरेंद्र मोदी को किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में खिसियाए हुए नहीं देखा। उन्हें हमेशा ही मतलब तना हुआ, गौरव से तना हुआ चेहरा वगैरह और सीना ताने हुए ही देखा गया हमेशा। इसका उनकी छवि से भी उसका संबंध है, जो उनकी छवि उन्होंने बनाई थी 56 इंच सीने वाली, उससे भी इस बात का संबंध है। लेकिन जब उन्होंने चुनाव हारने के बाद में अपना स्वागत समारोह करवाया पार्टी के दफ्तर में, पहली बार मैंने उन्हें खिसियाया हुआ और सिटपटाया हुआ देखा। 22 साल के राजनीतिक जीवन में ये उनकी पहली पराजय है। इससे पहले हमेशा ही उन्हें जब भी चुनाव लड़ा स्पष्ट बहुमत मिला। तो मेरे ख्याल से उनके मानस पे भी इसका बहुत गहरा असर हुआ होगा। बिल्कुल ठीक बात है, लगता ही है। और फिर आपको संघ की तरफ से कहा जाए कि हाँ, उस पे भी संघ की तरफ से कहा जाए भाई गडकरी को अच्छा विभाग दो, राजनाथ सिंह को अच्छा विभाग दो, तो और पीड़ होगी। अच्छा, एक खबरें ये भी आ रही हैं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश दोनों इस बात पे सहमत नहीं है कि अमित शाह को गृह मंत्रालय दिया जाए, बल्कि खबरें तो यहाँ तक भी आ रही हैं कि ये बात की भी चर्चा हो कि अमित शाह मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे। या क्या ये ऐसा संभव हो सकता है? ये हो सकता है कि अमित शाह को मंत्रिमंडल से हटा के, अभी देखिए इसी महीने में जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता का अवधि खत्म हो जाएगी। मेरे ख्याल से 6 जून तक थी, मेरे ख्याल से आज या कल तक ही थी। अगर उनको एक्सटेंशन नहीं मिलता है, अगर उनको विस्तार नहीं मिलता है, तो जो जगह खाली है उसके बाद अमित शाह को पार्टी अध्यक्ष बना देंगे वो। तो संघ इस बात की अध्यक्ष बनते हैं, वैसे ही गृह मंत्रालय खाली हो जाएगा। संघ इस बात की अनुमति दे देगा कि फिर से अमित शाह अध्यक्ष बने, या फिर कोई तीसरे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने की बात कहेगा? सब कुछ हो सकता है। देखिए, संघ, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष जो है वो संघ हर चीज में हस्तक्षेप करेगा। इन्होंने संघ को जिस तरीके से किनारे कर दिया था वैसा नहीं रहेगा। अब संघ किस तरह से अपने आप को व्यक्त करता है, संघ के हस्तक्षेप का फॉर्म क्या होता है, इस पे हम लोगों को निगाह रखनी पड़ेगी। ये देखिए कैसी बात चाहेगा कि भाजपा में खुलकर लात जूता हो। वो ये भी नहीं चाहेगा कि भाजपा में खुल के लात जूता हो। जैसे कि जब लालकृष्ण आडवाणी को हटाया गया था अध्यक्ष पद से, जब पाकिस्तान और जिन्नावाला कांड हुआ था, तो उस वक्त वो लात जूता जो हुआ था वो खुल के सामने आ गया था। उससे बड़ी सबकी छवि बहुत बुरी तरह गिरी थी। उसी के बाद 19 में और बुरी तरह भाजपा हार गई थी।
तो ये संघ कभी नहीं चाहेगा कि खुल के इसमें लात जूता हो, लेकिन वो अपनी बातें, अपना एजेंडा जरूर रखेगा और कहेगा कि इस तरह सरकार चलाओ, इस तरह पार्टी चलाओ, अपने मनमाना नहीं होने देगा। ये सारी परिस्थितियां क्या मोदी जी स्वीकार कर लेंगे? आपको लगता है जो उनका चरित्र है, जो उनका व्यक्तित्व है, ये जितनी परिस्थिति हम लोगों ने चर्चा की है, स्वीकार कर लेंगे? देखिए, मुख्य तौर पर सत्ता लोलुप व्यक्ति है। ये जो बात इनके बारे में कही जाती है कि ये गठजोड़ सरकार बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। वो ऐसी बात नहीं है, जानते हैं गठजोड़ सरकार बनाने की कीमत क्या है, सारी कीमतें चुकाएंगे। मैंने जाने कितनी बार कहा है कि जिस दिन भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, उसी दिन नरेंद्र मोदी और ज्यादा मुस्कुरा के बात करने लगेंगे और अटल बिहारी वाजपेयी के लहजे में पूरी मुद्रा आ जाएगी। इनके अंदर से अटल बिहारी वाजपेयी प्रकट होगा और न सरकार अगर चलानी है तो करना ही होगा प्रकट। लोग जो है यहाँ तक कि पार्टी के अंदर भी ये ज्यादा मेल मिलाप के तरीके से चलेंगे। पार्टी में अमित शाह की जो तानाशाही चलती थी वो नहीं चलेगी और ज्यादा मेल मिलाप के तरीके से चलना होगा। अब ये पूरी पार्टी का स्ट्रक्चर बदल रहे थे संजय जी, पूरी पार्टी का स्ट्रक्चर बदल रहे थे, बाहर से ला रहे थे लोगों और उससे संघ वाले लोग जो हैं वो लगातार एक लतीफा भी चल रहा था कि भाई भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए 33% आरक्षण तो दे दो टिकटों में। एक चौथाई टिकट जो है वो दल बदलुओं को दिए इन लोगों ने इस बार, और उसमें से 60% हार भी गए चुनाव। ये सब भी आ गया, आंकड़े वगैरह सब आ गए। ये सब हथकंडे कामयाब थोड़ी ना हुए। ये अभी लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, अभी तय नहीं है। संसदीय दल की बैठक जब हो जाती है, उसमें नेता चुन जाता है, उसके बाद ही प्रधानमंत्री पद के लिए कोई बात तय हो सकती है। अभी बैठक तो हुई नहीं है। कुछ गोदी मीडिया के चैनल पे चल रहा है कि प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण में समारोह में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आने को तैयार होगी, न्योता भेजा गया है नेपाल के। जब अभी नेता ही तय नहीं है, अभी शपथ ग्रहण तो मान लिया। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं और ये बात मुझे अच्छी तरीके से बताई गई है, इसलिए मैं ज्यादा विश्वास पूर्वक कह रहा हूं। ये गोदी मीडिया कहां से आया है? ये दरअसल पीएमओ द्वारा कंट्रोल होता है, ये पीएमओ से नियंत्रित होता है। पीएमओ जो कहता है वो बात ये कहते हैं। पीएमओ एक तो कुछ आधिकारिक काम करता है जो पीएमओ की जिम्मेदारी है करने की, क्योंकि प्रधानमंत्री का दफ्तर है तो बहुत सारे सरकार चलाने संबंधी काम करता है, निर्णय लेता है, बहुत सारी उलझनें सुलझाता है। दूसरा एक ये भी काम करता है पीएमओ जो है एक तरह की जिसे कहते हैं एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर भी पीएमओ काम करता है, जिसके अंदर पत्रकारों को कैसे नियंत्रित किया जाए, मीडिया पर कब्जा कैसे किया जाए, झूठी खबरें किस तरह फैलाई जाए, प्रधानमंत्री की छवि में कलगियां और कैसे, मुकुट में कलगियां और कैसे लगाई जाए, ये सारे काम भी करता है पीएमओ। अरे अभय जी, मुझे सूचना वाकई एक बड़े अफसर का ने एक बार मुझे बताया, वो नाम तो नहीं लूंगा क्यों, व्यक्तिगत बताया, हरेन जोशी ने मेरे लिए फोन किया कि ये 4 PM तुम्हारे कंट्रोल में, तुम लोगों के कंट्रोल में नहीं आ रहा। तो उस अफसर ने कहा कि हाथ जोड़ दिए कि साहब हम लोगों ने बड़ी कोशिश कर ली, बड़ी जांचें करा ली, बड़े हमले हो गए, लेकिन वो मैनेज नहीं हो पा रहा। तो मतलब उत्तर प्रदेश में भी ऐसे कंट्रोल पीएमओ करने की कोशिश कर रहे थे। अब आजकल क्या कर रहे हैं गोदी मीडिया के भक्त लोग, वो चला रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। मतलब मैं देख रहा हूँ बड़े मतलब जाने माने एंकर जिन्होंने प्रधानमंत्री का इंटरव्यू किया, वो कर रहे हैं कि अयोध्या वालों ने कितना गुनाह किया, कितना पाप किया, अयोध्या में के लोगों ने धोखा दे दिया, मतलब अयोध्या पीठ में छुरा मारा रबों का। ये पत्रकारों को ये भाषा की अयोध्या वासियों को गाली देना एक लोकतंत्र में क्या ठीक है? ये जब भी नेता और पार्टियां मतदाताओं को गरियाने लगे, समझ लीजिए उनके बुरे दिन बहुत नजदीक हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यही लग रहा है। तो जाहिर है कि आने वाले कुछ दिन अब बड़े रोचक होने वाले हैं अभय जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, बातचीत की, आभार आपका। ये थे अभय दुबे जी और आप विस्तार से बातचीत सुन रहे थे। वास्तव में देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी बहुत उठापटक है। महाराष्ट्र में सत्ता जाने वाली है, बिहार में हलचल मची हुई है, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति हो रही है। जैसी करनी वैसी भरनी, मैं इसमें क्या कर सकता हूं और आप क्या कर सकते हैं। लेकिन इतनी रिक्वेस्ट है कि अयोध्या वालों को कम से कम गोदी मीडिया के लोग गाली ना दें। अयोध्या के रहने वाले लोग भगवान राम के प्रिय हैं, इसीलिए वो अयोध्या में रहते हैं। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।